बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 अगस्त 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि सब्जियों की कीमतों ने बिगाड़ा लोगों का जायका, आरबीआई गवर्नर ने बताया कब होगी सस्ती। लालू प्रसाद यादव फिर से भेजे जाएंगे जेल, क्या राजनीति में सक्रिय होना पड़ेगा महंगा? जानिए, आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। 30 या फिर 31 अगस्त इस साल कब है रक्षाबंधन? क्या है राखी बांधने का सही शुभ मुहूर्त? आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। पालतू जानवरों से इंसानों को हो सकती है ये गंभीर बीमारियां, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। चांद पर ऐसी कौन सी तिजोरी है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े देश लगा रहे हैं पूरी शक्ति? आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। जाने आपके शहर में क्या है तेल का रेट, पेट्रोल डीजल की कीमत, आपको आगे बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। टमाटर के बाद महंगाई में प्याज, कीमतों में उछाल से बिगड़ने लगा जायका, महंगाई रोकने को लेकर के सरकार का बड़ा फैसला। तेजस्वी यादव की नई पहल, अब बिहार के सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होगी ब्लड की कमी, ग्रामीण इलाकों में घर घर पहुंचेगी ब्लड कनेक्शन वैन। 800 केंद्रों पर हो रही है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, जाने क्या है निर्देश? आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। बिहार के इन जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, जाने कब तक मानसून रहेगा मेहरबान? आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार सरकार और राजभवन में खींचतान के बीच बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की मुलाकात। बिहार में फूल की खेती के लिए 28,000 रुपए दे रही है बिहार सरकार, आप कैसे उठाएंगे लाभ? आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। बिहार में पीएम आवास की राशि लेकर के घर नहीं बनाया है तो अब होगी कार्रवाई, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। तेजस्वी के विभाग का अजीबोगरीब कारनामा, सरकारी एम्बुलेंस से भोज खाने जा रहे थे स्वास्थ्यकर्मी, डीएम से शिकायत पर हो गया एक्शन। G20 बैठक में बोले पीएम मोदी, दुनिया भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्वास भरी नजरों से देख रही है। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में मानसून अपने चरम पर है। बिहार के अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। जब मौसम विभाग ने आज 23 जिलों में झमाझम बारिश के आसार जताए हैं, जब बिहार के 11 जिलों में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जब बिहार में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद 27 अगस्त से मानसून से संबंधित गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया जिले में कुछ जगहों पर वज्रपात के साथ अति और भारी बारिश की आशंका है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है और लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। उसके बाद अन्य सभी जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जहाँ साथ ही गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, अररिया और किशनगंज जिले में 1-2 जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने तत्कालीन अलर्ट जारी करते हुए राजधानी पटना एवं आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई है। पटना में कल अच्छी बारिश हुई, जहां झमाझम बरसात की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई। जब पटना सिटी, अजमाबाद और बांकीपुर में गलियां पानी में डूब गई, जहां एनएमसीएच अस्पताल में भी पानी घुस गया, जहां इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बक्सर, बांका समेत
26 जिलों में मशीन के माध्यम से चालान कटेगा। जहां इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। बहुत जल्द इन जिलों में ये सुविधा उत्पन्न हो जाएगी। खबर के अनुसार पटना और मुजफ्फरपुर के बाद सितंबर में भागलपुर और बिहार शरीफ में मैनुअल चालान बंद हो जाएगा और हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से वाहनों का चालान कटेगा। इसके लिए इन शहरों में हैंड हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से बिहार के गया, नालंदा, सारण, दरभंगा, पूर्णिया, भोजपुर, कटिहार, मुंगेर में हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालान काटा जाएगा। इसको लेकर के इन शहरों में भी तेजी से के साथ तैयारियां की जा रही है। बहुत जल्द यहां भी ये सुविधा शुरू होगी। डीजी यातायात सुधांशु कुमार जानकारी देते हुए बताया है कि त्यौहार से बिहार के बक्सर, जमुई, अरवल, अररिया, बांका, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, लखीसराय सहित 26 जिलों में हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालान कटेगा। दोस्तों बात करते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना तो चाहिए, उनके अंदर काबिलियत तो है, इनमें कोई दो राय नहीं है, जब कोई मत नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये लाल जी का सच है। ये बात मैं नहीं बल्कि गोपालपुर के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने कही है। जी हाँ, दरअसल भागलपुर में जब पत्रकारों ने गोपाल मंडल से ये सवाल किया कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने साफ करके कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। गोपाल मंडल ने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने लायक तो है, या इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ये लालू जी का सोच है, उनका सुपुत्र है। चूंकि पहले लालू जी अपने मुख्यमंत्री थे, जब हटे तो फिर पत्नी राबड़ी देवी को बनाया। अब बेटा उस लायक है तो फिर कोशिश है कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो फिर इसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। गोपाल मंडल ने कहा है कि जब तक नीतीश कुमार है तब तक तो कोई नहीं बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को क्या कहा जाए, ऐसे मौखिक ताज तो पहले ही पहना दिए हैं। अब वक्त देखिए कि क्या करता है नहीं करता है, लेकिन इतना तो तय है कि जब तक नीतीश कुमार कुर्सी पर है तब तक उनको इतनी जल्दी से कुर्सी नहीं मिलने वाली है। इधर तेजस्वी यादव ने भी साफ कर दिया है कि ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की लालसा है और न ही उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनने की चाहत है। जाहिर है कि सदन के भीतर नीतीश कुमार के बगल में खड़े होकर के दिए गए नीतीश कुमार के इस बयान के बड़े राजनीतिक अर्थ निकाले गए हैं। इसके अलावा पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि उनकी तेजस्वी को सीएम बनाने को लेकर के कोई भी डील नहीं हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लाखों टीईटी पास शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है। यह शिक्षकों की ओर से पटना हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करके नियमित वेतनमान देने की मांग की है, जिसे सुनवाई के बाद पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आसान भाषा में कहा जाए तो अब बिहार के लाखों शिक्षकों को अब नियमित वेतनमान नहीं मिल सकेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और उनका विभाग लगातार बिहार के अंदर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर के लगातार तत्पर नजर आते हैं। जहां यही वजह है कि तेजस्वी यादव लगातार अपने विभाग की समीक्षा करके नए नए फरमान जारी करते हैं। इसी कड़ी में अब बिहार में ब्लड की कमी को देखते हुए विभाग द्वारा एक नई पहल की गई है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने ब्लड की समस्या की निजात को लेकर के एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत ग्रामीण या फिर सुदूरवर्ती इलाकों के रहने वाले लोग जिनके अंदर जागरूकता की कमी होती है, उन्हें जागरूक करके रक्तदान करने को लेकर के प्रेरित करेंगे। इसके बाद जो भी लोग रक्तदान करना भी चाहते हैं तो वे घर से दूर जिला या फिर प्रखंड मुख्यालय जाकर के ब्लड डोनेट करने के झंझट नहीं उठाना पड़ेगा। अब ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों के स्वैच्छिक रक्तदान भी आसानी से रक्तदान कर सकेंगे। अब वे घर से ही खून दे सकेंगे। उनके गांव और घर तक ब्लड लेने ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन आएगी। मिली जानकारी के अनुसार रक्तदाताओं की सुविधा के लिए एक अत्याधुनिक बस रेड क्रॉस ने स्वास्थ्य विभाग को सौगात में दी है। इस बस में बहुत सी ऐसी खासियत है जिससे किसी को भी कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अभी इसका परिवहन विभाग से पंजीकरण नहीं हुआ है। ये वैन पूरी तरीके से एसी है, यानी कि वातानुकूलित है। इसमें 2 लैब टेक्नीशियन एवं 1 चिकित्सा की व्यवस्था स्थानीय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने की है। जब वैन से जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी आसानी से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा सकता है। इसमें एक साथ 3 व्यक्तियों से रक्त लिया जा सकता है। आपको बता दें कि ब्लड कलेक्शन ट्रांसपोर्टेशन वैन से रक्त कलेक्शन करके ब्लड बैंक तक लाया जाएगा। अस्पतालों में जरूरत पड़ने पर रक्त की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग ने बोरा के रेट के बाद शिक्षकों के लिए कबाड़ बेचने का भी रेट फिक्स कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि उन लोगों ने राज्य कर्मी का दर्जा मांगा तो फिर सरकार उन्हें अपमानित करने के लिए लगातार ऐसे फरमान जारी कर रही है। कबाड़ बेचने के निर्देश के बाद अब समाज में उन्हें कबाड़ी वाले शिक्षक लोग कहने लगेंगे, जिससे काफ़ी शर्मिंदगी की भी उठानी पड़ेगी। दरअसल बीते दिनों शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को मिड डे मील का
बोरा बेचने का निर्देश जारी किया है। इसके लिए रेट भी फिक्स कर दिया गया है। 10 रुपए प्रति बोरा को बढ़ा करके 20 रुपए प्रति बोरा तय कर दिया गया है। ये मामला थमा भी नहीं था कि शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है कि शिक्षक विद्यालय में पड़े कबाड़ को बेचेंगे। इस निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने अलग अलग प्रकार के कबाड़ का भी रेट फिक्स कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 2021 में ही जब शिक्षकों को मिड डे मील का बोरा बेचने का आदेश दिया था, जहां उस समय 10 रुपए प्रति बोरा बेचना था, या नहीं तो फिर शिक्षक का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया था। इस बार बोरा का दाम 20 रुपए कर दिया गया है, जहां ऊपर से शिक्षकों को स्कूल का कबाड़ बेचने के लिए भी निर्देश दे दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है। यह बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के इस परीक्षा को लेकर के बिहार भर में 850 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें पटना में ही 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह पटना जिले में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न करने के लिए 70 मजिस्ट्रेट और 500 पुलिस बल की तैनाती की गई है। जब बीपीएससी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि सभी अभ्यर्थी प्रत्येक शिफ्ट के अनुसार अपने एडमिट कार्ड की अतिरिक्त फोटोकॉपी जरूर अपने साथ ले जाएं। जब परीक्षा के दौरान वीक्षक के सामने एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी पर हस्ताक्षर करके उसे सौंपे। जब बीपीएससी ने अभ्यर्थियों से स्पष्ट कहा है कि परीक्षा शुरू होने के 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी और परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र के गेट को बंद कर दिया जाएगा। या इसके बाद कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परीक्षा की समाप्ति के बाद OMR आंसर सीट को भी सील बंद करने के बाद अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश कक्ष छोड़ना होगा। जब बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगी। दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3:30 बजे से शुरू होकर के 5:30 बजे तक चलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर के राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच विवाद का समाधान बुधवार को राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात और संबंधित मसलों पर विमर्श से हो गया है। यहां शाम 5 बजे राजभवन में राज्यपाल से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और दोनों के बीच ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। इसके बाद राजभवन सचिवालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हुई मुलाकात तथा राज्य में उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालयों से संबंधित विषयों पर समाधान पूर्वक विमर्श की जानकारी दी गई है। राजभवन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि राज्यपाल और कुलाधिपति कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में शिक्षा विभाग के द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और फिर प्रतिकुलपति के वेतन बंद करने और उनके वित्तीय अधिकार पर रोक लगाने तथा विश्वविद्यालय के बैंक खाते को फ्रीज करने से संबंधित जारी आदेश की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात करके इस मसले पर समाधान कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो फिर आप समेकित मुर्गी विकास योजना के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के द्वारा समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत नागरिकों को मुर्गी पालन करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। खबर के अनुसार समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में लेयर फार्म की अस्थायी के लिए आवेदन शुरू हो गया है, जो 15 सितंबर तक चलेगा। इस अवधि में आप आवेदन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि समेकित मुर्गी विकास योजना की पात्रता क्या है, तो आपको बता दूं कि आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। आपके पास मुर्गी पालन में सर्टिफिकेट होना चाहिए या पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए खुद की अथवा किराए की जगह होनी चाहिए। या इस योजना के अंतर्गत आपको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। या आवेदन के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, आवेदक का फोटोग्राफ, आवासीय प्रमाण पत्र, भूमि की उपलब्धता का साक्ष्य आदि होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दें कि www.poultry2023.dreamline.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। जहां आवेदन करने से पहले आप इस योजना की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। दोस्तों बिहार में आए दिन ये घटना सामने आती रहती है कि पिता भाई के द्वारा प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। या ऐसे में लोगों को कानून का सहारा लेना चाहिए और कानून की मदद से प्रॉपर्टी में अपने हिस्से का दावा करनी चाहिए। अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से। तो आपको बता दें कि यदि दादा पिता एवं भाई की पैतृक संपत्ति में आप हिस्सेदार हैं
तो आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा अवश्य मिलेगा, क्योंकि पैतृक संपत्ति पर किसी व्यक्ति का जन्म से अधिकार होता है। इस अधिकार से आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। पिता और भाई पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने से इनकार कर दे तो फिर आप उन्हें कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। इसके लिए आपको सबूत के साथ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करना होगा। वही प्रॉपर्टी को बेचा ना जाए इसलिए कोर्ट से इस पर रोक लगाने की मांग कर सकते हैं। आपको बता दें कि सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करने के बाद कोर्ट इस मामले की जांच करेगा। इसके बाद आपको पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिल जाएगा। वहीं कोर्ट में मुकदमा दायर करने के दौरान आपको जमीन के कागजात देने होंगे। अगर आपके पास कोई भी कागजात नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा जमीन के कागजात निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में फूल की खेती करने के लिए सरकार के द्वारा 28,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ये राशि किसानों को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। खबर के अनुसार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत गेंदा फूल की खेती करने के लिए किसानों को 70% अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने इकाई लागत 40,000 प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया है, यानी कि किसान को कुल 28,000 रुपये मिलेंगे। आपको बता दें कि राज्य के यानी कि बिहार के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार गेंदे के फूल की खेती का पर अनुदान दे रही है। इससे किसानों को अच्छी कमाई होगी। साथ ही साथ राज्य के यानी कि बिहार के किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। इसका लाभ लेने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आप वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आप इस योजना के बारे में पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें इस वेबसाइट से। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बक्सर में पीएम आवास की योजना की राशि लेकर के घर नहीं बनाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द इन लोगों से पैसे की वसूली की जाएगी। खबर के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा लोगों को घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाता है, लेकिन बक्सर जिले में कई लोग ऐसे हैं जो इसका लाभ लेकर के घर नहीं बनाए हैं। अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रखंड में सभी आवास सहायकों और पर्यवेक्षकों के साथ प्रखंड कार्यालय में एक समीक्षा बैठक की है। इस बैठक के दौरान पीएम आवास योजना की राशि निकाल करके आवास नहीं बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों से लगातार ये खबरें निकल करके सामने आती रहती है कि स्वास्थ्य विभाग के काफ़ी असुविधा है। बिहार के लगभग सभी अस्पतालों में एम्बुलेंस की कमी निकल करके सामने आती है। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला बिहार के सुपौल जिला से निकल करके सामने आया है, जहां सरकारी एम्बुलेंस से स्वास्थ्यकर्मी मृत भोज खाने के लिए जा रहे थे। जिसके बाद जब इस बात की भनक बसंतपुर पीएचसी के प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन चौधरी को लगी तो उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई। दरअसल सुपौल के बसंतपुर पीएचसी में तैनात एम्बुलेंस मनीष कुमार झा के एक रिश्तेदार का है। यह कुछ दिन पहले देहांत हो गया था, जिसके बाद इसी को लेकर के उनके घर पर पिछले 3 दिनों से मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा था। इसके बाद बीते 3 दिनों से पीएचसी के 1.5 दर्जन से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी रोज रात में भोज खाने के लिए एम्बुलेंस से ही जाते थे, जिसकी शिकायत स्थानीय युवक ने सुपौल के डीएम से कर दी। जिसके बाद डीएम ने इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस टीम को दी। उसके बाद प्रशासन की टीम ने एम्बुलेंस चालक मिथुन कुमार और फिर एटीएम मनीष कुमार झा को हिरासत में लिया है। इसके बाद बसंतपुर पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन चौधरी के लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और उसको एम्बुलेंस चालक के पद से हटा दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जदयू में शायद ही कोई कार्यकर्ता हो जहां पर किसी न किसी पद पर ना हो। जहां अब तक जदयू अपनी पार्टी में सैकड़ों उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव बना चुकी है और जो बच गए हैं उन्हें राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य बना दिया गया है। ऐसे में अब जेडीयू ने अपनी नई कार्य समिति का ऐलान किया है। इस कार्य समिति में 98 नेताओं को जगह दी गई है। इस बीच जो सबसे बड़ी चर्चा है वो ये है कि जदयू के इस बार के कार्य समिति से पार्टी के राज्यसभा सांसद हरिवंश प्रसाद का पत्ता कट गया है। जेडीयू की तरफ से जारी लिस्ट में कार्यकारिणी के पदाधिकारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के अलावा मंगनी लाल मंडल को भी उपाध्यक्ष, केसी त्यागी को विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता और फिर आलोक सुमन को कोषाध्यक्ष बना दिया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य की लिस्ट में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का नाम शामिल नहीं किया गया है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 22 महासचिव और 7 सचिव शामिल है।
दोस्तों बात करते हैं कि बक्सर में बनने वाले राम प्रतिमा का मॉड्यूल डिस्प्ले होने के बाद से एक बार फिर से बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। दरअसल बीजेपी सांसद बक्सर में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यह कार्यक्रम के बाद जिला प्रशासन केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के सामने भगवान राम की भव्य प्रतिमा का मॉडल प्रदर्शित हुआ है। वहीं अश्विनी चौबे ने जल्द ही जिले में 1008 फीट की राम प्रतिमा बनाने की बात कही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री के दावे पर एक संत ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी है कि इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने रह गए हैं, लिहाजा सत्ताधारी दल से लेकर के विपक्ष के नेता जनता को गोल बंद करके जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। बात करें बीजेपी की तो फिर पार्टी ने लोकसभा सीट को लेकर के अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जब बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 31 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अकेले चुनाव लड़ेंगे, जबकि 9 सीट गठबंधन के सहयोगी दलों को दी जाएगी। यही वजह है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने सांसदों को अपने अपने इलाके में जमीन पर काम करने का निर्देश दिया है। इसके बाद बीजेपी के तमाम सांसद अपने अपने इलाके में पहुंच करके लगातार कई कार्यक्रम कर रहे हैं, जहाँ लोक लुभावने वादे भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब 20 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र बक्सर पहुंचे अश्विनी चौबे ने सांसद रोजगार मेले का आयोजन करवाया, तो फिर जिले में बनने वाले श्री राम प्रतिमा का मॉडल डिस्प्ले करवाया, तो प्रदेश में सियासत तेज हो गई। दरअसल रोजगार मेले के बाद देर शाम विश्व की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का मॉडल डिस्प्ले कराया गया। चुनाव से पहले राम रेखा घाट पर प्रतिमा लगाने की बात कही गई, लेकिन अश्विनी चौबे के इस दावे को लेकर के उस वक्त सियासत तेज हो गई जब राम जानकी मठ के महंत संत राजा रामदास जी महाराज ने अश्विनी चौबे के आश्वासन को जुमला बता दिया और कहा कि बक्सर में श्री राम की प्रतिमा नहीं लगेगी, क्योंकि सालों से लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। संत के बयान के बाद जहां एक तरफ बीजेपी नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है, तो फिर वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पर जमकर के बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। यह कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी का कहना है कि राम रेखा घाट के जिस भूखंड पर भगवान राम की 1008 फीट की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने की बात कही जा रही है, वहां सांसद ने गरीबों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने की स्वीकृति दे दी है। यह कांग्रेस विधायक ने दावा किया है कि ये गजट में भी दस्तावेज भी दिखाएं। उन्होंने साथ ही अश्विनी चौबे पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गुरुवार से देश के सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जहां बिहार के 876 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जहां पटना जंक्शन पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जब परीक्षा से एक दिन पहले बुधवार की रात को कई अभ्यर्थी जंक्शन पर ही विश्राम करने ठहर गए। जब बिहार की ट्रेनों में बुधवार को भीड़ उमड़ पड़ी, जहां गुरुवार की सुबह तक ट्रेनों में खचाखच भीड़ दिखी। जब परीक्षार्थी बाहरी राज्यों से भी परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। वहीं पर महिला अभ्यर्थियों की संख्या भी काफ़ी अधिक रही। जब जिले में अभ्यर्थियों के ठहरने का प्रबंधन कई जगहों पर निःशुल्क किया गया। जब सासाराम में परीक्षार्थी भारी तादाद में पहुंचे, जब उसके ठहरने के लिए कई जगहों पर इंतजाम निःशुल्क किए गए। जब भागलपुर में गुरुवार सुबह से परीक्षा सेंटरों पर भीड़ जुटने लगी, जब परीक्षार्थी सुबह 6:30 बजे से ही सेंटर पहुंचने लगे। सासाराम में शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रथम पाली में अभ्यर्थियों की कतार सेंटर पर लगी। जब कड़ी निगरानी में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जब बीपीएससी परीक्षा के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से निगरानी रखी जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर में डेंगू विस्फोट हुआ है। जब भागलपुर जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को 20 नए मरीज मिले हैं, जहां इनकी जांच मायागंज अस्पताल और फिर सदर अस्पताल में हुई है। इनमें से 10 मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां 8 मरीज मायागंज और फिर 2 मरीज सदर अस्पताल के डेंगू वार्ड में भर्ती हुए। जहां मायागंज अस्पताल के हॉस्पिटल मैनेजर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया है कि बुधवार को बांका जिले के 2 युवक और फिर तिलका मांझी निवासी 2 युवक भर्ती हुए थे। वहीं बेगूसराय जिले की एक महिला, ईशाचक नाथनगर और फिर हबीबपुर निवासी एक महिला की भर्ती की गई। सदर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजू ने बताया है कि बुधवार को सदर अस्पताल के जांच घर में 16 मरीजों का किट से जांच किया गया, तो इनमें से 12 मरीज डेंगू पॉजिटिव निकले। जहां इनमें से शहर के 2 मरीजों को डेंगू वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। जहां वार्ड में भर्ती मरीज 9 हो गए हैं। जहां उन्होंने बताया है कि वार्ड में 10 और बेड लगाए जाएंगे। वहीं पर कोसी सीमांचल और पूर्व बिहार में डेंगू से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। जब कटिहार, जमुई, बांका और भागलपुर में जान जाने की खबर है। JLNMCH में अब 2 दर्जन से अधिक एक्टिव मरीज हैं, जो विभिन्न जिलों से इलाज के लिए यहां आए हैं। जब कटिहार और पूर्णिया के अस्पतालों में भी डेंगू मरीज भर्ती हैं। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्वास भरी नज़रों से देख रही है और भारत को अवसरों तथा खुलेपन का
संयोजन माना जा रहा है। G20 व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है और उसने प्रतिस्पर्धा का माहौल तथा पारदर्शिता बढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के वैश्विक स्तर पर आशावाद तथा विश्वास देखते हैं। यह भारत को खुलेपन, अवसरों और विकल्पों के संयोजन के रूप में देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने डिजिटलीकरण का विस्तार किया है और नवाचार को बढ़ाया है। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि सबसे बढ़कर के हम नीतिगत स्थिरता लाए हैं। हम अगले कुछ सालों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं ने विश्व अर्थव्यवस्था की परीक्षा ली है और फिर G20 के सदस्यों के रूप में ये देश की जिम्मेदारी है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश में विश्वास का पूर्ण निर्माण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें मजबूत और समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला बनानी चाहिए जो भविष्य में पेश होने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। दोस्तों, बात करते हैं कि जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अभी मुजफ्फरपुर में पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान परिवारवाद को लेकर के राजनीतिक पार्टियों पर प्रशांत किशोर जम करके हमला बोला। जब उन्होंने कहा है कि बिहार में पिछले 30 साल में जितने लोग यहाँ MP और MLA बने हैं, चाहे जिस भी दल से बने हो, सबकी सूची अगर आप बनाइएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही MP और MLA बने हैं। जहाँ परिवारवाद का ये असर है। आप पार्टियों से इसे मत देखिए, जो जिस पार्टी का दौर होता है उसी परिवार के लोग उसमें घुस जाते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि परिवारवाद देश और फिर बिहार को कोर के तौर पर लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। परिवारवाद आज की परेशानी नहीं है। अगर समाज को याद होगा तो फिर 1975 में जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन था उसमें परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा था। आज इससे कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये RJD में ही हो रहा है या फिर कांग्रेस में ही हो रहा है। आप BJP को ही देख लीजिए। BJP के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं। इनके पिता कांग्रेस में विधायक और फिर मंत्री थे। इसके बाद लालू प्रसाद यादव का दौर आया तो फिर उसमें विधायक और मंत्री बने। जब नीतीश कुमार का दौर आया तो उसमें विधायक और मंत्री बने। इसके बाद जीतन राम मांझी का दौर आया तो फिर उसमें विधायक और मंत्री बने। आज BJP को अपना नेतृत्व बनाना है तो फिर उसी परिवार की कड़ी से बैठक करके किसी को उन्होंने बना दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर पिछले साल 2 अक्टूबर से पूरे बिहार के दौरा पर निकले हुए हैं। इस दौरान लोगों से संवाद कर रहे हैं और फिर राजनीतिक पार्टियों पर लगातार हमला बोल रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले कुछ महीने से आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। जहां पहले टमाटर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि ने आम आदमी की थाली से टमाटर को गायब कर दिया था, जहां अब अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। हालांकि बीते दिनों टमाटर के रेट में कमी आई है। 140 से 180 रुपये किलो बिकने वाले टमाटर का रेट गिर करके 50 रुपये प्रति किलो पर आ गया है। जहाँ अब सितंबर से सब्जियों की कीमतों में भी कमी आने की उम्मीद है। जहाँ इसका मुख्य कारण टमाटर की कीमतें हैं जो पहले से ही कम होने लगी है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा उपलब्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जुलाई में सब्जियों की कीमतों में जो बढ़ोतरी देखी गई थी वह अब उलटने लगी है। जहाँ ये कमी मुख्य रूप से टमाटर की कीमतों में देखी जा रही है क्योंकि बाजारों में अधिक टमाटर लाए जा रहे हैं जिससे कीमतों में नीचे जा रही है। जहाँ इसके अलावा प्याज की सप्लाई प्रबंधन के लिए भी कदम उठाए गए हैं जिससे कीमतों को अस्थिर करने में भी मदद मिल रही है। कुल मिलाकर के यह अनुमान है कि सितंबर से सब्जियों की मुद्रास्फीति पर काफ़ी धीमी हो जाएगी। जैसे सब्जियों और फिर अनाजों की बढ़ती कीमतों के कारण जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर के 7.44% हो गई है जो 15 महीने में सबसे अधिक है। यह वृद्धि पिछले 3 महीने तक 6% की ऊपरी सीमा से नीचे रहने के बाद हुई है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण टमाटर और अन्य सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अनाज फसलों की कीमतों में सुधार की उम्मीद पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का परिणाम है। उन्होंने दोहराया है कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य के आसपास रखने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बाद अब पहले से सेहतमंद दिखने लगे हैं और लंबे अरसे बाद अब राजनीति के मैदान में सक्रिय हो चुके हैं। राजद प्रमुख भाजपा को हराने के लिए बनी INDIA गठबंधन की सभी बैठकों में हिस्सा भी ले रहे हैं। एक तरफ जहां उन पर लगे आरोपों के कई मामले में जांच जारी है तो फिर वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। लालू प्रसाद यादव की सक्रियता एक तरफ जहां विपक्षी दलों को राहत दे रही है तो फिर वहीं राजद सुप्रीमो NDA के लिए बेशक एक चुनौती भी बनते जा रहे हैं। भाजपा के नेताओं की ओर से लगातार ये मांग उठने लगे हैं कि लालू प्रसाद यादव अब स्वस्थ हैं और उनकी जमानत अब रद्द होनी चाहिए। जब वहीं अब CBI इसी आधार पर
अर्जी लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। जहां गौरतलब है कि हाल के दिनों में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है, जब वे विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगे हैं। जहां पटना और बेंगलुरु की बैठक में भी लालू प्रसाद यादव ने हिस्सा लिया था, जहां लालू प्रसाद यादव अब सियासी मैदान में खुल करके उतरने लगे हैं। जदयू ने एनडीए से अलगाव के बाद आरजेडी के साथ मिलकर के महागठबंधन की सरकार बनाई है, जहां कांग्रेस और लेफ्ट दलों को साथ मिला करके बिहार में ये सरकार बनाई गई है। अच्छा, वहीं जदयू की ओर से नीतीश कुमार को विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसके बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की और पटना में पहली बैठक विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं से की। जब विपक्षी दलों के इस नए खेमे का नाम इंडिया रखा गया। जब पटना की बैठक में भी लालू प्रसाद यादव खुल करके सामने आए और अहम भूमिका निभाई। जब विपक्षी दलों के नेताओं ने लालू प्रसाद यादव को जिस तरीके से तवज्जो दी है, राजनीति के मामलों के जानकारों का मानना है कि ये भाजपा के लिए परेशानी करने वाली वजह बेशक बन चुकी है। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाई बहन के लिए रक्षाबंधन का त्यौहार बेहद खास माना जाता है। जहाँ हर साल ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार में बहनों और फिर भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और फिर उनकी सलामती की दुआ करती है। या वहीं भाई भी राखी बांधने के बाद उपहार देते समय हमेशा बहन की रक्षा का वचन देता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार सावन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 30 और 31 अगस्त यानी कि 2 दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार सदैव हर वर्ष भद्र सहित रहित काल में मनाया जाता है। जहाँ भद्र का साया होने के कारण इस साल रक्षाबंधन के त्यौहार पर राखी बांधना कब उचित होगा, रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है और राखी बांधने का शुभ समय क्या होगा, आइए इन सब के बारे में जानते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस साल 30 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा तिथि के साथ भद्रकाल आरंभ होगा। 30 अगस्त को सुबह 9:02 पर भद्रकाल रहेगा। जहाँ शास्त्रों के अनुसार भद्रकाल में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। जहाँ सदैव भद्र रहित काल में ही राखी बांधना शुभ माना जाता है। वहीं सावन पूर्णिमा तिथि पर राखी बांधने के लिए दोपहर का समय सबसे शुभ माना गया है। लेकिन इस साल रक्षाबंधन की सावन पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को शुरू हो रही है और पूरे दिन भद्र का साया रहेगा। ऐसे में 30 अगस्त को दिन में रक्षाबंधन का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं रहेगा। जब 30 अगस्त को सुबह 9:02 पर भद्र रहेगी। ऐसे में 30 अगस्त को सुबह 9:02 के बाद राखी बांधी जा सकती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 31 अगस्त को सावन पूर्णिमा की तिथि शाम 7:05 तक रहेगी और इस दौरान भद्र का साया नहीं रहेगा। इस कारण 31 अगस्त को सुबह सुबह राखी बांधना शुभ रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि अक्सर लोगों को जानवर पालने का शौक होता है, जहाँ आमतौर पर घरों में कुत्तों और फिर बिल्लियों को पाला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पालतू जानवरों से कुछ बीमारियां इंसानों को भी हो सकती हैं। यह जानवरों से इंसानों में कई तरह की बैक्टीरिया प्रवेश कर सकते हैं। ये रिसर्च क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शियस डिजीज में प्रकाशित की गई है। इसमें कहा गया है कि इंसानों के शरीर में फैलने वाले ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के असर को भी कम कर सकते हैं। हालांकि रिसर्च में ये भी पाया गया है कि पालतू जानवरों से इंसान को कोई खतरनाक बीमारी नहीं होती है। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने अस्पताल में भर्ती मरीजों में एक सुपरबग की पहचान की है। चैरिटी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में साल 2021 से लेकर के 2022 तक भर्ती हुए करीब 3000 मरीजों के सैंपल लिए गए थे। ये सभी लोग पालतू जानवरों से संक्रमित हुए थे। इन सभी मरीजों में एंटीबायोटिक रेजिडेंट फैलाने वाले बैक्टीरिया की पहचान हुई थी। यानी कि जानवरों से इंसान में मल्टी ड्रग रेसिडेंट ऑर्गेनिज्म का प्रसार होने में खतरा है। इससे उन पर कुछ दवाओं का असर होना मुश्किल है, जिससे कोई बीमारी इंसान में बढ़ सकती है। जानवरों के नज़दीक की संपर्क में आने से ये जीवाणु उनसे इंसानों में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि आखिर चांद पर ऐसी कौन सी तिजोरी है जिसे पाने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो या फिर भारत, सभी देशों ने चांद पर अपने अंतरिक्ष यान उतार दिए हैं। आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि पिछले 10 सालों में दुनिया ने कुल 12 मून मिशन देखे हैं। यह मतलब हर साल औसतन 1 मिशन मून देखने को मिला है, जो अपने आप में चंद्रमा में सुपर पावर देशों की दिलचस्पी को बयां करता है। बड़े बड़े देश वर्षों से यूं ही पानी की तरह पैसा नहीं बहा रहे हैं। चांद पर पहुंचने का अर्थ यह है कि खनिज और कीमती पदार्थों वाली तिजोरी खोलना। यह सवाल यह है कि क्या चांद पर ऐसे अनमोल तत्व है जिनकी कीमत अरबों में है।
मिशन चंद्रयान 3 की तरह विक्रम लैंडर से अलग होने के बाद रोवर भी अगले 14 दिनों तक यही पता लगाएगा और चंद्रमा के साउथ पोल से दुनिया को बताएगा कि मून रेस में हिंदुस्तान की ये छलांग कितनी अहम है। आज से 45 साल पहले अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर छिपी तिजोरी को लेकर के कई बड़े अहम दावे किए थे। अपोलो 17 मिशन के दौरान नासा ने बताया था कि चांद पर हीलियम, आर्गन, नियॉन जैसी गैसों की पतली परत मौजूद है। मतलब यह है कि चांद पर हीलियम 3 के रूप में ऊर्जा का असीमित भंडार है। या इसकी अहमियत को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैज्ञानिकों के मुताबिक परमाणु रिएक्टरों में हीलियम 3 के इस्तेमाल से रेडियो एक्टिव कचरा नहीं पैदा होगा, जहाँ इससे आने वाली कई सदियों तक पृथ्वी की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। यह चंद्रमा पर पृथ्वी से 100 गुना ज़्यादा हीलियम है। जी हाँ, अनुमान के मुताबिक चांद पर कम से कम 1 मिलियन मेट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है। उसमें से भी केवल 1/4 को ही पृथ्वी पर लाया जा सकता है। मतलब करीब 2.5 लाख टन हीलियम 3 पृथ्वी पर लाई जा सकती है। दावे के मुताबिक इससे अगले 5 शताब्दियों तक ऊर्जा की मांग को पूरा किया जा सकता है। इसकी कीमत करीब $5 अरब यानी कि 41,300 करोड़ रुपए प्रति टन है। इसे और भी आसानी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि 40 टन हीलियम 3 की ऊर्जा से खपत की वर्तमान दर पर अमेरिका को 1 साल तक बिजली सप्लाई की जा सकती है। हीलियम 3 के अलावा भी वैज्ञानिकों को कई ऐसे कीमती पदार्थों की तलाश है। कई वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर बने गड्ढों में 2 अरब वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है, लिहाजा यहाँ का तापमान 230 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। जब बेहद कम तापमान की वजह से यहाँ की मिट्टी में जमा चीज़ें लाखों वर्षों से एक जैसी है। या इसके अलावा 25 सितंबर 2009 को इसरो ने चांद पर पानी होने की घोषणा भी की थी। अब आगे और क्या हो सकता है, इसकी तलाश भी मिशन चंद्रयान 3 की अहम कड़ी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में राजद और जदयू की गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन इस सरकार में शामिल नेताओं का क्या हाल है ये समझना अपने आप में बेहद जरूरी हो जाता है। पत्रकारों ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग को लेकर के राजद प्रवक्ता से सवाल पूछा है कि सर, चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया है। इसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। इसको लेकर के हम नासा के वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि देश में परसों शाम चांद पर चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ। इसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी कड़ी में राजधानी पटना के राजद के प्रदेश कार्यालय में जब एक पत्रकार ने राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव से ये सवाल किया है कि चंद्रयान 3 का चांद पर सफल लैंडिंग हो गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि चंद्रयान का जो सफल लैंडिंग हुआ है, चंद्रमा पर हुआ है, इसके लिए नासा के सभी वैज्ञानिकों को हम बधाई देते हैं। देश के वैज्ञानिकों ने कई सफल कार्यक्रम किया है। आज चंद्रयान 3 का सफल हुआ है लैंडिंग, इसके लिए नासा के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। इसमें प्रधानमंत्री जी की क्या भूमिका है भाई, उनकी सरकार में हुआ, ये तो वैज्ञानिकों की भूमिका है जो पिछले कई सालों से लगे हुए थे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।